हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द प्लासी 1757। देखो प्लासी का जो वार था ना, प्लासी का जो वार था वो 1757 में हुआ था। उसी के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में आए थे। आपने सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे। ईस्ट से कंपनी आई थी, इसलिए उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इनका जो मेन पर्पस क्या था, तो बेसिक पर्पस ऑफ रूल ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल रूल भी कह सकते हैं। तो ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस क्या था, देखिए नीचे, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। तो फीडर इकोनॉमी क्या होती है? देखो बेटा, फीडर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो केवल रॉ मटेरियल का कंजप्शन करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वही चाहते थे कि जो हमारी इंडिया है वो केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही फंसी रहे, उसमें कोई भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ना हो सके। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जो केवल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? फीडर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देख सकते हैं आप, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नाउन इन द फील्ड ऑफ हैंडक्राफ्ट। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो इंडिया जो था ना वो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस था। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जैसे कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ठीक है, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बनने वाले कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन की ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो आप देखो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो हाथ से बनी चीज़ें बनाती है। कोई भी अगर ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिसमें हाथ से बनी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उस इंडस्ट्रीज को हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या कहा जाता है। और ब्रिटिशर्स के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी हमारी वर्ल्ड वाइड। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का वो हमारी कंट्री का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? हमारी कंट्री का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फॉर्म्ड होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश, कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। क्वेश्चन क्या है कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, मैंने इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। तो आप देखिएगा कि इसमें हमारा जो एग्रीकल्चर था ना बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। उसके बहुत सारे रीज़न थे, तो आप देख सकते हैं पहला रीज़न था उसका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था कि अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट होता था ना, तो उसको हमें जो फार्मर्स थे उसको किसको देना होता था? उसको जमींदार को देना होता था। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रॉफिट हुआ करता था फार्मर्स को, उसको किसको देना होता? जमींदार को देना होता था। देखो क्या था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ना जमींदार को जो आपकी लैंड होती है उसके एक ऑनर बना दिया था। अब ऑनर कौन है? जमींदार हैं। और उस लैंड पे काम कौन कर रहा है? फार्मर्स कर रहे हैं। और फार्मर्स कर रहे हैं तो फार्मर्स को क्या देना होता था? जमींदार को एक लगान की फॉर्म में टैक्स पे करना होता था। किसकी फॉर्म में टैक्स पे करना होता था? लगान की फॉर्म में टैक्स पे करना होता था। किसको? फार्मर्स को, जमींदार को। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जमींदार था उनका मेन इंटरेस्ट लगान कलेक्ट करना था। उनको किसानों की माने फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे बस जमींदार ये थे क्या, उनको लगान मिल जाए, किसान मरे या जिए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं, नीचे दिया हुआ है पॉइंट, डेट ऑफ डिपॉजिटिंग लगान इज आल्सो फिक्स। लगान डिपॉजिट कराने की जो डेट थी ना बेटा वो भी क्या थी? फिक्स थी। ठीक है, लगान कराने की जो जो डेट थी वो भी क्या थी बेटा? फिक्स थी। देखो इसका मोटा मोटा ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जमींदार जमींदार को ना ये राइट दे दिए कि आप ना फार्मर से या टिलर से या कल्टीवेटर से जितना मर्जी आप लगान माने टैक्स वसूल सकते हो। और उसके बदले में जो जो जमींदार थे ना उस टैक्स को किसको पे करते थे? उस टैक्स को पे करते थे किसको? ब्रिटिशर्स को, एक फिक्स अमाउंट में।
ब्रिटिश उनको फिक्स अमाउंट देते थे कि मुझे इतना पैसा दे दो, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा। तो उनको ये पैसा देना होता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते थे ना तो उनको अब उनके राइट्स लूज करने होते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके उनसे राइट छीन लिया करते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। इसका मतलब क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम भी इसको कहते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल। अगर हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन सेल के लिए कर रहे हैं, मार्केट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मार्केट में सेल के लिए कर रहे हैं लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे, तो ऐसी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, इसे इस प्रोसेस को कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगर किसान जो है, अगर जो फार्मर्स हैं, क्रॉप्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सेल के लिए। सेल्फ कंजम्पशन खुद के लिए नहीं कर रहे हो, वो सेल के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये भी देखिए, रीजन है इसका। तो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान फार्मर वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। तो जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना, तो जो हमारे जो जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, वो फार्मर्स को हाई माने बहुत ज़्यादा प्राइस देते थे। जो ब्रिटिशर्स थे फार्मर को कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस देते थे। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, लाइक कॉटन एंड जूट्स। इसमें कॉटन जूट आती हैं। इसके लिए जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, फार्मर को कैश की फॉर्म में पहले से ही पैसे देते थे। और जो जो यहाँ पे फार्मर्स थे वो लालच में आ जाते थे, उस पैसे को ले लिया करते थे। अच्छा, उनका मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनसे क्या करना है, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, सो दैट सच क्रॉप्स शुड बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए उस क्रॉप्स का रॉ मटेरियल की तरह यूज कर लिया जाता था। तो जो कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर है ना, वो फेमाइंस माने सूखे का, बाद में ना सूखा पड़ा था इसकी वजह से। देखो क्या हुआ कि हमारे फार्मर्स ने क्या करा, सारा के सारा कैश क्रॉप प्रोड्यूस किया। जब कैश क्रॉप सारा प्रोड्यूस किया तो जो जैसे ग्राम्स वगैरह की या ग्रेन्स की जो फसलें होती हैं बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं। इससे क्या हो गया, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई मार्केट में। मार्केट में कमी होने से क्या हो गया, सूखा पड़ गया और बहुत ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये इसका अफेक्ट हुआ था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। ये छोटा सा रीज़न होता है कि अगर हम किसी भी क्रॉप्स को सेल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे में आप देखो थर्ड पॉइंट क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम थी। क्यों कम, क्या थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा खराब यूज़ करते थे, जो किसान थे हमारे फार्मर्स थे, हमेशा ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। लेक ऑफ इरीगेशन, सिंचाई सुविधाएं नहीं थी, हमारी जो पूरी क्रॉप्स थी ना पूरी रेन पे डिपेंड हुआ करती थी। अच्छा, रेन हो जाती थी तो क्रॉप्स अच्छी हो जाती थी, यानी हमारी जो क्रॉप्स ही ग्रो कर लेती थी। लेकिन जब रेन नहीं होती थी तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करती थी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई भी अच्छे स्टेप्स नहीं लिए। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी जो लेवल था बहुत ज़्यादा गिर चुका था। किसान जो जो फार्मर्स है वो ना तो यूज फर्टिलाइजर का यूज़ करते थे, ना ही वो मैन्योर का यूज़ करते थे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो आई थिंक आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा पॉइंट है इसमें, एडवर्स अफेक्ट ऑफ पार्टीशन। देखो आपने सुना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे। पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, तो यहाँ पे दो हमारा जो हमारी कंट्री थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। इंडिया की जो बहुत ज़्यादा इरीगेटेड और फर्टाइल लैंड थी वो कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। आल्सो द जूट एंड कॉटन ग्रोइंग एरिया, और जूट और कॉटन का जो ग्रोइंग एरिया था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जिससे जूट और कॉटन की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या करे, डिक्लाइन कर गई। तो क्या कर गई बेटा, डिक्लाइन कर गई। तो ये चार इफेक्ट पड़े थे, तो चार इफेक्ट पड़े थे जो मैंने आपको बता दिए। पार्टीशन के बाद भी देखो, पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि जो जूट का और कॉटन का जो ग्रोइंग एरिया था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब इंडिया के पास तो रहा नहीं, तो इंडिया में इसकी जो इंडस्ट्रीज ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई। तो ये सारे जो रीजन थे वो एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन का बहुत बड़े कारण बने। इससे हमारा जो एग्रीकल्चर था कभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। एक बार मैं आपको चार रीजन दोबारा बता देता हूँ। पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इस सिस्टम में क्या हुआ था बता दिया मैंने। सेकंड रीजन था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यापारीकरण।
थर्ड रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और फोर्थ रीजन था एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो ये सारी कंडीशन थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यही जो रीजन बने एग्रीकल्चर स्टेगनेशन का, ये सारे रीजन बने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इस यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है पोजीशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे आंसर में द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पुअर था, पूरी तरह से इस फैला हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। इसके बहुत सारे रीजन थे। तो पहला रीजन दिया हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्लाइन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देखो बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। यहाँ लिखा हुआ है British government destroyed Indian handcraft industries and no modern industries base was allowed to came up। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश ने हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, तबाह कर दिया, उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, और कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी को डेवलप नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने एक तो हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉयड कर दिया, जो हम हाथ से बनी चीजें बनाया करते थे उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। डिस्ट्रॉयड कैसे हुआ ये आगे समझेगा, इसके बहुत सारे रीजन थे डिस्ट्रॉयड होने के भी। और कोई भी नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज को अपने में डेवलप नहीं होने दिया। इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई जल्दी से। ठीक है, अच्छा इसके पीछे उनका रीजन मोटिव क्या था, मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट। लिखा है टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो देखो कितना अच्छा मोटिव था उनका, कैसे वो हमारे देश को लूट रहे थे। देखो देखिए, वो क्या कर रहे थे कि हमारी कंट्री से क्या करते, रॉ मटेरियल लेना चाहते सस्ते रेट पे। हमारी कंट्री से जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, जूट कॉटन वगैरह। वो उस जूट और कॉटन को बहुत ही चीप प्राइस पे लेना चाहते थे, ताकि जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज उनकी है वो ग्रो कर सके। देखो रह वो इंडिया में रहे हैं, लेकिन सोच किसकी रहे हैं, ब्रिटेन की सोच रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे देश को लूटा था बेटा, देख लीजिए। इंडिया में रह रहे हैं लेकिन सोच किसकी रहे हैं, ब्रिटेन की। इंडिया से जो माल है, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में खरीद लेंगे, चीप रेट में ले लेंगे, और उसी को क्या करेंगे, ब्रिटेन ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। वाह जी वाह, देखिए इनकी रणनीतियां। और क्या था इसका, आगे देखिए, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इंडिया एट हायर प्राइस। और क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ले जाएंगे, ब्रिटेन बनाएंगे, और उसी रॉ मटेरियल से बनी चीजों को इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे इंडिया में लाएंगे। देखो जो चीज यहाँ से ले जाएंगे कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह ले जाएंगे, वही उसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, और इंडिया में उसी गुड्स को वो भारत में लाएंगे। अब देखिए दोनों तरीके से बात लूट रहे हैं, यहाँ से सस्ते में ले लिया, वहां से महंगे में वो बेच रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो इस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे पूरी तरह से जो हमारे हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, सेकंड लिख सकते हो इसमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिकेइंग हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अच्छा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिकेइंग होने के क्या क्या अपोजिट इफेक्ट पड़े वो देख लीजिए। पहला इफेक्ट पड़ा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि इंडिया में कितने लोग थे जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे। जब हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, बेरोजगारी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चरम सीमा तक पहुंच गई थी, लोग भूखे मर रहे थे, घर में खाने के लिए सामान नहीं था उनके। दूसरा इफेक्ट पड़ता है इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो आप, हमारा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डिमांड तो मार्केट बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो हमने क्या करा, फिनिश्ड गुड्स का ब्रिटेन से इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो लिखा हुआ है यहाँ पे द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट बी विदस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप। देखो ब्रिटेन में जो चीजें बनती थी ना, जो गुड्स बनती थी वो मशीनों से बनती थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और उनकी जो रेट भी वो क्या थे बेटा, सस्ते थे। इसलिए हम इंडिया में जब वो गुड्स आई ना, तो हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हाथों से बनने वाली चीजें उनके सामने टिक नहीं पाई। एक तो हाथों से बनने वाली चीजों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और वो महंगी भी हुआ करती थी, इसलिए उनसे वो कम्पीट नहीं कर सकी। और हमारी कंट्री में किसका बोलबाला हो गया, ब्रिटेन के जो गुड्स थी उनका बोलबाला हो गया। इससे हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होगी बेटा, डिक्लाइन होगी। क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो दो रीजन पड़े थे इसके हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने के। पहला था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो थर्ड पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे आप, लेक
लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो ये देख लीजिए बेटा, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस मशीन एंड टूल्स इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन और टूल्स प्रोड्यूस करती हैं उन्हें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीनों को बनाती हैं और औजारों को बनाती हैं, टूल्स को बनाती हैं, उन्हें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डज नॉट प्रमोट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कभी भी ब्रिटेन ने हमारे इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया, इसका रीजन क्या है? ब्रिटिश रूलर ऑलवेज वांटेड इंडियन टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंड रहे कैपिटल गुड्स के लिए। देखिए यहाँ पे वो चाहते थे कि जो इंडिया है हमेशा कैपिटल गुड्स के लिए, मशीनों के लिए, टूल्स के लिए किस पे डिपेंड रहे? पूरी तरह से ब्रिटेन पे डिपेंड रहे, ठीक है, ताकि वो ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स की सप्लाई इंडिया में कर सके। क्या कर सकें? इंडिया में हैवी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी सप्लाई वो इंडिया में कर सके। देखिए ये वो इनका यही था कि ना तो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री डेवलप होने दिया। क्या चाहते थे कि जो इंडिया हमेशा डिपेंडेंट बना रहा है किस पे? ब्रिटेन पे। यहाँ से ही फायदा मिले उनको, हर तरीके से बस अपना अपना सोच रहे थे वो। चौथा पॉइंट लिख सकते हो इसमें, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज वेरी लो। देख सकते हैं जीडीपी में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, माने सेकेंडरी सेक्टर, इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम थी। अब एक बात बताइए, जब जब बेटा ब्रिटिशर्स हैं, जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होने दे रहे, तो किसकी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है? इसकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती। उन्होंने साफ साफ कह दिया ना, उनका मेन पर्पस क्या है? फीड इकोनॉमी बनाना। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ सकती है? तो ग्रोथ रेट जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारे जीडीपी में, जीडी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विस का, एक अकाउंटिंग ईयर में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है उसे कहते हैं जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहा जाता है। अच्छा, पांचवा इसमें पॉइंट दिखा है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल भी क्या था? लिमिटेड था। कैसे लिमिटेड था? देखो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था ना, उसी चीजों में बेटा फैला हुआ था। जैसे आपका रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन हो गए, कम्युनिकेशन सेक्टर्स हो गए, पार्ट्स ऑफ सम अनदर डिपार्टमेंट हो गए। कुछ ही सेक्टर्स में हमारा जो पब्लिक सेक्टर फैला हुआ था और किसी को इसमें इतने राइट्स वगैरह दिए नहीं गए थे। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा जो हैंडक्राफ्ट था या हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ज्यादा पुअर या पिछड़ा, यानी पूरी तरह से क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया था, या पूरी तरह से कह सकते हैं बैकवर्ड हो गया था। तो ये 5 रीजन थे, मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहला रीजन था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके कुछ इफेक्ट भी थे। दूसरा रीजन था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिकिंग ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसके बता दिया मैंने आपको। लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, तीसरा पॉइंट था आपका ये। और चौथा पॉइंट था ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी लो। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी बहुत ज्यादा कम थी। पांचवा पॉइंट था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। तो आप इस वीडियो में आपको मैंने 2 क्वेश्चन समझाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन समझाए जाएंगे, ठीक है।